हुकूमत ने 10 जून 2015 से बंद होने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,000 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक के साथ फारिग करने का फैसला किया है। इक्तिसादी राबता कमेटी इस फैसले की मंजूरी दे चुकी है, जबकि मुलाजमीन के मुस्तकबिल का हतमी फैसला आज वफाकी काबीना करेगी और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की समाअत होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया है और वफाकी हुकूमत को कानून साजी के लिए अहकाम दे दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि कौमी सतह पर भी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो फिर पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। दूसरी जानिब बजट की तैयारियाँ भी जारी हैं। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं, हम चाहेंगे लोगों को ये एक्सप्लेन करें ज़रा कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, हुकूमतों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। जाहिर है जो बिजनेस पाकिस्तान क्या पूरे वेस्टर्न यूरोप में और हर जगह अब तो ये एक्सेप्टेड फार्मूला है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं को चलानी चाहिए जिनका तजर्बा है। ना ब्यूरोक्रेट्स को आता है, ना पॉलिटिकल क्लास को आता है रन करना, और आप compete कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, मार्केट डायनामिक्स को समझते नहीं है तो कैसे चलाया जा सकता है। सो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल है। ठीक, तो फिर स्टील मिल का जो फैसला हुकूमत कर रही है गोल्डन हैंडशेक वाला और 9,000 मुलाजमीन को फारिग करने का, वो आपके ख्याल में फिर दुरुस्त हुआ ना? नहीं जी, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक हर चीज़ का करने का एक तरीक़ेकार होता है। हमें 4 बेसिक कंसर्न्स हैं उस सिलसिले में। पहली चीज़ तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन यूके में भी हुई है, जर्मनी में, फ्रांस में, पाकिस्तान में, बहुत से ममालिक में। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्राइवेटाइजेशन में वो होता है कि आप एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे, क्योंकि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक झटके में। तो मैं जब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी था तो सबसे बड़ा मसला, वरना क्या चीज़ मुश्किल है बेचनी, वो तो आप 1960 की टूटी हुई कार भी बेच देंगे 500 रुपए में। तो असल इशू ये होता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट एज मच एज पॉसिबल, आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी प्राइवेटाइजेशन पहले भी कर लें, आप HPL ले लें, UPL ले लें, PTCL ले लें, स्कोर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, हर एक में प्रोटेक्शन मिली एम्प्लॉयज को। तो प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? आप लोग जब प्राइवेटाइजेशन करते थे तो उसमें प्रोटेक्शन कैसे करते थे? तो आप बड़ा आसान है कि आप ये कहें कि अच्छा सारे हम निकाल देते हैं, आप आके मिल ले लें, आप आके PI। तो अगर ये आज असूल मान लिया जाए तो लाखों एम्प्लॉयज कल को एक झटके में एक इसी में समझी जाएगी, PI के सारे एम्प्लॉयज फारिग हो जाएंगे। परसों नेशनल बैंक उन्हें पैसे भी तो मिलते हैं ना गोल्डन शेक हैंड में। अगर पाकिस्तान स्टील मिल के जो एम्प्लॉयज फारिग हो रहे हैं उन्हें 23 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब और क्या किया जाए? मतलब सारी दुनिया में यही तरीका होता है या कुछ और भी किया जाता है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। तरीका नहीं होता ना, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। वो क्या तरीका है? फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जहाँ सारे एम्प्लॉयज को पहले फारिग कर दिया। सो पहले चीज तो ये होती है कंसर्न। दूसरा ये होता है कि आप जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, एक तो आप एग्रीमेंट का हिस्सा होता है कि 2 से 3 साल तक आप एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे और उसमें आप माइलस्टोन्स एग्री करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड रीजंस के बेसिस पर आप निकालेंगे। तीसरा जो होता है, जो तीसरा हमें कंसर्न है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है। वो इस वजह से है कि पाकिस्तान का एक तरीकेकार डिफाइंड है, प्राइवेटाइजेशन हो, आउटसोर्सिंग हो या लॉन्ग लीज हो, वो है प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000। उसमें तरीकेकार डिफाइंड किया हुआ है और उसके हिसाब से जो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है वो पहले अप्रूव करता है, फिर वो जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है। उन दोनों फोरम्स को अगर आप पास ऑन करके इतना बड़ा पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं लिया गया, आप वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस प्रोग्राम में कि कौन कौन हो सकते हैं जिनकी इसमें इंटरेस्ट हो। सर बता दें, नाम लेने में क्या है, पता चल जाएगा। अच्छा है लोगों को, चीनी आटा स्कैंडल में भी तो लोगों के नाम आए हैं ना, पता चला है लोगों को। तो हाँ, कुछ ज्यादा आ गए उसमें। एक तो ये देखें ना, जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और जब आप सवाल पूछते हैं कि रज़ाक दाऊद क्यों प्राइवेटाइजेशन के थ्रू नहीं जाए, बड़ा सिंपल सा उसमें तरीकेकार होता है। जो भी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आता है ये पाकिस्तान स्टील,
तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी प्राइवेटाइजेशन को, मिनिस्ट्री को, कि जी हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं या आउटसोर्स करना चाहते हैं या लॉन्ग लीज करना चाहते हैं। देन प्राइवेटाइजेशन विल रन द प्रोसेस, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बोर्ड उसका अप्रूव करता है, वो फिर कैबिनेट कमेटी के पास लेके जाते हैं, फिर वापस आता है प्रोसीजर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें मेरे जहन में आई हैं, दो चीजें मैं चाहूंगा। बैंक जाते हैं ना, आप बैंक जाते हैं चेक निकलवाने के लिए, अगर आप चेक निकलवाने का तरीकेकार ये हो कि जी मेरे तो अकाउंट है, मैं जैसे मर्जी, जैसे ऐसे नहीं होता ना, और ये तो इतने बड़े प्रोसीजर सही है। अब दो चीजें मेरे जहन में आ रही है। पहली चीज आपने जो मेंशन की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, नवाज शरीफ साहब का तो अपना स्टील का कारोबार है, तो जब 2015 में ये स्टील मिल बंद हुई थी, पाकिस्तान स्टील मिल, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? एक तो नवाज शरीफ की स्टील मिल थी नहीं, तो वो स्टील मिल थी 98 में, वो बिक चुकी थी। तो ये एक मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया है कि जी उनकी स्टील मिल, कौन सी है उनकी स्टील मिल, बाय द वे, तो उनकी स्टील मिल कोई भी स्टील मिल नहीं है। तो वो इतना मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया कि वो वही वाले हैं ना, मेटल हिल और अजीजिया वगैरह वगैरह, तो यही जी नहीं, वो अजीजिया शुगर मिल पता नहीं कौन सी है, ये जो भी है वो तो सऊदी अरेबिया से हम क्या कम्पीट कर रहे हैं? ना हम कम्पीट कर रहे हैं ना किसी और चीज के लिए। मतलब आपकी यहाँ फैक्ट्री का सऊदी अरेबिया की किसी फैक्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या दुनिया में किसी और जगह, देयर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, चौथी चीज है जो बड़ा क्वेश्चन है, वो पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से। पीटीआई का स्टेटेड पोजीशन है मैनिफेस्टो में भी, और हुकूमत में आने के बाद भी सेवरल इंटरव्यूज हैं फाइनेंस मिनिस्टर के उस वक्त के, कि वो सरमाया पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, उनका वो एंटी प्राइवेटाइजेशन थे, उनकी कमिटमेंट भी एंटी प्राइवेटाइजेशन। तो जब, और फिर आप सबसे बड़ा, आप 10,000 इंटरव्यूज में रेफरेंस दे सकता हूं असद उमर के और इमरान खान के, जहां वो ये कहते थे कि एम्प्लॉइज का क्या कसूर है अगर मिल नहीं चल रही है। बल्कि वो इंटरव्यूज हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, बल्कि हम लोगों की याददाश्त ताज़ा करने के लिए सुनवा भी देते हैं ताकि आपकी बात इंडोर्स हो जाएगी उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, वो हम दिखा देते हैं जरा लोगों को। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। इनकी स्टील मिल अरबों रुपए का नफा कमा रही है, और पाकिस्तान में स्टील मिल बंद पड़ी है क्योंकि यहाँ चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर रहा हूं। यहाँ पे सियासी भर्तियां तो हुई हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोर प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, कोर प्रॉब्लम है गवर्नेंस का। 45 दिन दिए गए जी मिर्जाद दाऊद साहब को, 45 दिन के अंदर स्टील मिल को दोबारा किस तरीके से चलाना है ये प्लान वो लेकर आएंगे। जी ये वो स्टेटमेंट्स थी, बिल्कुल। अच्छा जुबैर साहब जी, मैं आपको बिल्कुल सीधे फ्रैंक अल्फाज में, they did not know what they are talking about then and they do not know what they are talking about now. It's as simple as that. Because वो तो आप ये बयानात वो इसलिए दे रहे थे, उनसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मतलब बिहाइंड ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम ये बयानात इसलिए दे रहे थे क्योंकि नून लीग ये कहती थी कि हम पीआईए बेच देंगे और स्टील मिल जो मुफ्त चाहे वो ले ले। मिफ्ता इस्माइल साहब इस किस्म के बयानात देते थे, तो हम मुफ्त में और इन मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से हम चाहते थे कि ये हो। मिफ्ता इस्माइल 2018 मई में दिया था, जिस दिन हमारा लास्ट महीना था, उस वक्त हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे। असद उमर ने फरवरी 2014 में, मैं दिसंबर 2013 में बना था प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, लूट सेल ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक आर्टिकल लिख दिया था। मतलब अभी 1 महीना मुझे हुआ था, मैंने कहा अभी हुआ क्या है। एनीवेज बात की आपके साथ तो नहीं कह सकते ना कि मुफ्त ले लो, पीआईए खरीद लो और साथ स्टील मिल मुफ्त है। वो गलत कहा था, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी जो कंसर्न है पीटीआई का, अगर पॉलिसी चेंज हो गई है तो पॉलिसी चेंज पर हमें पॉलिसी बयान चाहिए कि आप स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन के साथ क्या करना चाहते हैं और आप एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप एक झटके में सारे एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर देंगे तो then we have a very very serious concern. There is no country in the world. अभी तो सारे एम्प्लॉइज को नहीं निकाला जा रहा, और जिनको निकाला जा रहा है उनको वो 23 लाख रुपए दे रहे हैं, और क्या देना चाहिए उनको। जो हमने प्रपोजल फाइनल कर लिया था, मिसाल के तौर पर ईरानी कंपनी के साथ लॉन्ग लीज 40 साल का,
जो पार्लियामेंट में भी लेके गए थे, मैं खुद लेके गया था, असद उमर चेयरमैन थे कायमना कमेटी ऑन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज के जी, और हमने ये कहा कि 3 चीजें हैं इसमें, मिल चल पड़ेगी दोबारा, हुकूमत पाकिस्तान का 1 पैसा भी नहीं खर्च होगा आइंदा से, और तीसरा सबसे अहम सेंट्रल फोकल पॉइंट, दिस इज व्हाट आई सेड। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इनकी आवाज गायब अच्छा, हो गई। हमारा कनेक्शन जरा उनके साथ मुनक़ता हो गया, हम करते हैं बात, हमारे साथ दोबारा से जुबैर साहब मौजूद हैं। जी सर, जुबैर साहब की आवाज नहीं आ रही है अभी भी, हमें दोबारा से कायम कर जी, जी जुबैर साहब आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज? जी आवाज। तो हमने कहा था कि एम्प्लॉइज रिटेन हो जाएंगे, मिल चलनी शुरू हो जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा बंद हो जाएगा। आप मुझे बता दें इससे ज्यादा आसान प्रपोजल क्या हो सकता था? और ये सर आसान प्रपोजल तो था, लेकिन वो 2015 में फिर बंद क्यों हुई? आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोग सब सारी चीजें आप लोग कर सकते थे अच्छे तरीके से, और आप लोगों को 2015 में फिर इस मिल को बंद करना पड़ा। नहीं, हमारे पास ये फॉर्मूला था ही नहीं जो पीटीआई कहती थी कि ये मिल मैनेजमेंट चेंज से हो सकता है। हमने बंद इसलिए किया था कि हमने एक स्टेज पर लाके, जब वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अपने लास्ट प्रोसेस में था और जब प्रोक्योरमेंट के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उस वक्त हमने कहा कि ये हमने इसकी मशीनरी ठीक कर दी है, अब ये चलने के काबिल है, और अब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को हम लेके आए, हमने उनको दिखाया, चाइनीज को, ईरानियंस को, एंड दे एग्रीड। सो वो प्रपोजल लेके हम चले गए, और प्रपोजल क्यों उठा के रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे ये सिर्फ बताएं 2015 में बंद क्यों हुई? मैं यही तो क्या मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2015 में बंद क्यों हुई? क्योंकि आप लोग चला रहे थे, आप लोगों की हुकूमत थी। वो जो प्रपोजल्स आपने दूसरे लोगों को दिए, ईरानियन को, चाइनीज को, ये कब दिए और उन्होंने कब कहा कि नहीं जी ये फिजिबल नहीं है या माने नहीं गए? जी देखें, बड़ा सिंपल सा था कि 2013 में जब हमारी हुकूमत, जब मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बना था, तो मिल बंद और हम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे थे। मेरा ईसीसी को रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान था कि जब तक आप मिल की मशीनरी को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको चलाना शुरू नहीं करेंगे, एक रनिंग कंडीशन में लेके नहीं आएंगे, तो कौन आके कंफर्म करेगा कि मिल चलने के काबिल है या नहीं? सो दैट वाज द फॉर्मूला, और 2014 अप्रैल में ये अप्रूव हो गया और हमने उसको चलाना शुरू कर दिया। उसकी 50% कैपेसिटी जब पहुंच गई, तो आपको ये पता है कि बिलियंस एंड बिलियंस की प्रोक्योरमेंट होती है। हमने उस स्टेज पर लाके, इट्स जस्ट लाइक अ कार, कि आप उसको ठीक करके अब खड़ी कर दें। अब उस फर्दर पैसे नहीं थे, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास थे। और ये जो आप प्रपोजल का बात कर रहे हैं, ये 2016 के शुरू में हमने जाके दिया था। पीटीआई ने कहा ओवर आर डेड बॉडीज, बाय द वे उसके अंदर नवीद कमर भी मौजूद थे, उसके अंदर शेख रशीद भी मौजूद थे, जमात इस्लामी वाले भी मौजूद थे। मसला पीटीआई का था, प्रेशर डाला और आप लोगों का। एक बस क्विकली एक और चीज है, और एक और बहरान से फिर पाकिस्तान जो है वो नवर्द आजमा है इस वक्त, वो ये पेट्रोलियम शॉर्टेज। और उसके बाद हम आते हैं आपसे बजट पे। तो अब सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी जुबैर साहब, एक चीज़ बता दीजिएगा सिर्फ आखिरी, वो ये कि 2015 से जो चीज़ बंद है और जिसके ऊपर हर साल मिलियंस और बिलियंस का लॉस आ रहा है, आपके ख्याल में इसको कितने साल तक मजीद इसको पालना चाहिए और फिर उसके बाद दे देना चाहिए? अभी हम कितना कौमी खजाने पर इसका मजीद बोझ डालें? आप कौन से सवाल पूछ रहे हैं या कैसे कह रहे हैं? वो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन वाले, कि भाई ये कौन कह रहा है कि आप चाहते हैं? हम तो सबसे ज्यादा प्रो प्राइवेटाइजेशन है। हम कब कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? हम तो तरीकेकार पर कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दे हैव फॉलो द प्रोसेस, वी विल नॉट लेट them to bypass the process. It's as simple as that. पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आए, फाइनेंस एडवाइजर आए और पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि पीटीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से क्या है। दिस इज द मिनिमम, बिकॉज दे आर गोइंग 180 डिग्रीज अगेंस्ट देयर ओन प्रोग्राम एंड कमिटमेंट्स। तो जाहिर सी बात है, वो जो वर्कर्स भी हैं, जो याद भी दिलाते हैं, वो कल पीआईए वाले भी याद दिलाएंगे, बाकी कंपनीज वाले भी याद दिलाएंगे। सो दिस इज अ बेसिक नॉर्मल ये तो है, ओवर स्टाफिंग कर लेते हैं। पीआईए में भी यही मसला, स्टील मिल में भी यही मसला, लोगों को भरते रहो, पॉलिटिकल जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते रहो, उसके बाद जब लॉसेस हो जाए तो हम ना बेच सकें ना बंद कर सकें और फिर हम लोग उसका बोझ सहते रहें। सुन लें सर, 2013 से लेके जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी 2018, स्वयं एक सीईओ के एक भी भर्ती नहीं हुआ था।
पीपल्स पार्टी ने तो बहुत सारी की थी, ना ही किसी और स्टेट इंस्टीट्यूशन में जो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत में आए थे, चाहे वो पीआईए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा या सीईओ के अलावा, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय। ये कहां से आपने ये सारी पीटीए से कहानियां सुनी हुई हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, 9,000 से 17,000 तक पहुंच गए लोग उसके। पीपल्स पार्टी जो आपके आज एलाइज हैं उनके दौर में बहुत सारी हुई हैं। मैं पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि 5 साल 2013 से लेकर 2018 एक नाम मुझे लाके बता दें स्वयं सीईओ के कि जी आपने इसको भर्ती किया था, स्वयं सीईओ के। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स अनदर बहरान जिससे पाकिस्तान जो है वो नबर्द आजमा है, वो है पेट्रोलियम क्राइसिस है। अब जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि भाई हुकूमतों के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें भी होती हैं। ये वाला पेट्रोलियम बहरान आपको लगता है हुकूमत के खिलाफ साजिश है? अगर हुकूमत इतनी मासूम है, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप्स तो हमेशा से होते हैं, कोई चीनी का होता है, कोई गंदम का होता है, कोई पेट्रोलियम का होता है। अगर हुकूमत इतनी बेबस है कि ना वो चीनी को कंट्रोल कर सकती है, बावजूद इसके कि कमीशन बने 5 महीने हो गए रिपोर्ट आए हुए, और 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि चीनी की प्राइस जो कि पीएमएलएन के वक्त में 5 साल में 2 रुपए बढ़ी थी, इनके 1.5 साल में 30 रुपए बढ़ गई है, और ये कह रहे हैं कि जी माफिया हमारे खिलाफ है। सर वो चीनी आटा तो जो भी है ना वो तो होगा, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि पेट्रोलियम बहरान तो आप लोगों की हुकूमत में भी आया था जब इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। दरअसल सवाल मेरा उनके स्टेटमेंट से वो जो अखज़ किया गया था, उन्होंने कहा था लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई सीरियस साजिश हुई है। पेट्रोलियम का जो क्राइसिस आया था पीएमएलएन की हुकूमत में 2015 के शुरू में, दैट वाज पीएमएलएन's ऑन रिस्पांसिबिलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये कौन सी चीज होती है कि जी ये उसकी वजह से और ये उसकी वजह से, वट एवर द केसेस, और उसमें कोई माफिया वाफिया नहीं था, सिंपल सी। और अब भी वही है कि आपके अगर आप इंपोर्ट टाइम पर नहीं करेंगे, अगर आप प्राइस एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये सस्ता हो जाएगा और मैं उस वक्त इंपोर्ट करूंगा, तो क्राइसिस तो होगा ही होगा। ये बिल्कुल बहाने होते, अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल तो कहता है कि इंपोर्ट हमने सफिशिएंट अमाउंट किया हुआ था। ये तो इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने नहीं किया और उनमें ग्रीड थी बेसिकली। उनसे हाँ वजीर को चाहिए वो पूछे, लेकिन ये है कि उनके लिए तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल नहीं ना इंपोर्ट कर सकता। प्लीज आपने क्यों अपने स्टैंडर्ड ऐसे कर लिए? Are we, I and you, supposed to sit down every day to consider and give a clean chit to the government कि जी आज एक्सक्यूज में, अच्छा हाँ आपका कोई कसूर नहीं, इसमें ये माफी शामिल है, इसमें आपको ये काम नहीं कर रहा है, इसमें प्राइवेट कंपनीज ने इंपोर्ट किया है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जब कार में पेट्रोल डलाने जाता हूँ, मुझे पेट्रोल मिलना चाहिए, कंट्रोल करना भी हुकूमत का ही काम है। मुझे पहले हुआ है कि सस्ता होने पर भी नहीं मिल रहा, लोग नाराज। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बजट की तरफ आ जाते हैं फाइनली। पहले तो छोटी सी चीज ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब क्या बजट इजलास में शिरकत करेंगे? आई डोंट नो, अगर उनको डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया तो नहीं करेंगे। ओके ठीक है, डॉक्टर के फैसले पर मुनहसर है। अच्छा, अब जो चीज़ बजट के हवाले से है, वफाकी हुकूमत ये कहती है कि आइंदा माली साल का जो बजट है वो IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनाया जाएगा। हफीज़ शेख साहब ये भी कहते हैं कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। IMF ने तनख्वाहों में 20% कटौती का भी जो है वो मुतालबा कर दिया। तो आप क्या लगता है आपको कि बजट जो है आने वाला वो कैसा होगा और उसमें क्या क्या इशूज़ होंगे? देखें, इस वक्त जो हमारी मईशत की सूरत हाल है ना, वो सस्टेनेबल ही नहीं है, एंड वी हैव लैंडेड अप इन दिस सिचुएशन। हम 2 साल से वार्न कर रहे थे कि ये हुकूमत, ये इस टीम के पास की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टैक्स आप कितना कलेक्ट करते हैं। 20% पर एनम के हवाले से इंक्रीज हो रहा था। PMLN के 5 साल में डबल कर दिया था टैक्स, 1946 बिलियन से 3900 बिलियन। वहां से अभी 2 साल के बाद जिन्होंने 8000 बिलियन करना था, हम उधर ही 3900 बिलियन पर खड़े हुए। अब 3900 बिलियन पर खड़े हैं, अखराजात आपके इतने बढ़ चुके हैं। जब आपके अखराजात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस ऐसे ही करेंगे कि जितना ज्यादा गैप होगा उतने ज्यादा कर्जे होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की तारीख में पिछले फिस्कल ईयर में सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए थे, इस साल उससे भी ज्यादा कर्जे लिए जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो कर्जे लिए जाएंगे और उसकी जो कॉस्ट होगी वो जाहिर है मैं और आप ही करेंगे। सो पाकिस्तान इस वक्त इज अ सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अगर नहीं होगी, और मुझे नहीं समझ आते कि इस हुकूमत पे कैपेसिटी है रेवेन्यू ग्रोथ की। आपको याद है पहले एक थे FPR के चेयरमैन, फिर अप्रैल लास्ट ईयर टारगेट्स भी थे, शब्बर जैदी साहब को लेके आए थे। शब्बर जैदी पर इतना प्रेशर डाला कि वो वापस चले गए, छोड़ के बहाना बना के बीमार हो गए। अब एक साहब आए, अब सुने कि कोई बहुत ही कुछ न्यूयॉर्क से किसी को लेके आ रहे हैं। सो 2 साल तक अगर आप एक्सपेरिमेंट्स ही करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो
वी आर इन अ वेरी मतलब नो विन सिचुएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब।